So hello everybody, welcome to the video. So today we are going to start with LH Morgan. LH Morgan से शुरू करने वाले हैं. So जैसे आपने पहले देखा था कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं अगर क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म से पूछे जाते हैं, सो इन दोज क्वेश्चंस जनरली व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास जो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है, या तो ये थीम है कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन करने की बात की जाएगी. ठीक है, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को कहा जाएगा कि क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन कीजिए, क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को जो है समझाने की कोशिश कीजिए. और जो दूसरी जो है वो आपके पास जो दूसरे तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ कि आप जो है वो क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और डिफ्यूजनिज्म को जो है वो आप कंपेयर कीजिए, या फिर आप क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म और आपके पास जो न्यू एवोल्यूशनिज्म है उसको जो है वो कंपेयर कीजिए. ठीक है, जो ये एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं इनके अंदर या तो डायरेक्टली वो पूछ रहे हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म या फिर 19th सेंचुरी एवोल्यूशनिज्म को आप एक्सप्लेन कीजिए, या फिर वो जो है वो ये पूछ रहे हैं कि LH मॉर्गन की स्कीम क्या थी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए. तो इसके लिए हम जो है वो सबसे पहले क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म में LH मॉर्गन की जो स्कीम है उसको पढ़ लेते हैं. एक बार जब हमने LH मॉर्गन को क्लियर कर लिया, देन उसके बाद जस्ट फॉर द रीडिंग सेक यू कैन गो फॉर द E.B. टायलर. आप जो है वो E.B. टायलर को पढ़ सकते हो, और आप जो है E.B. टायलर को पढ़ सकते हो, और जो है वो आप जो है वो जेम्स फ्रेज़र को जो है वो पढ़ सकते हो. E.B. टायलर और जेम्स फ्रेज़र के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिलीजन से पूछे जाते हैं. एंड इन द रिलीजन चैप्टर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ E.B. टायलर. और जो आपके पास जेम्स फ्रेज़र का जो आपके पास मैजिक और साइंस के बारे में जेम्स फ्रेज़र ने टिप्पणियाँ की हैं, वो हमने जो है वो मैजिक और साइंस के अंदर यानी कि रिलीजन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है. और जो आपके पास E.B. टायलर की एवोल्यूशनरी अप्रोच है वो भी जो है वो रिलीजन चैप्टर के अंदर ऑलरेडी कवर हो चुकी है. तो जो आपके पास E.B. टायलर और जेम्स फ्रेज़र से क्वेश्चंस हैं वो ऐसे दो तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं. और आपके पास जो LH मॉर्गन है वहाँ से जो है वो आपके पास एवोल्यूशनरी स्कीम से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे विद द LH मॉर्गन को जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. बाकी जो आपके पास जस्ट E.B. टायलर हैं या फिर आपके पास जेम्स फ्रेज़र हैं, उनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर इन केस जो है वो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग जो है वो हम उनको जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, सो LH मॉर्गन ही वॉज एन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. वो एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. उन्होंने अपनी जो है वो एक किताब लिखी है द एंशिएंट सोसाइटी 1887 के अंदर. तो 1887 के अंदर उन्होंने किताब लिखी द एंशिएंट सोसाइटी. उसका असेंस जो था उनकी थ्योरी का वो क्या था, अगेन ये देखिए जहाँ जहाँ पे मैं ये जो चीज़ें हैं आपको बताता जा रहा हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो है फंक्शनलिज्म के अंदर जो है जब हमने आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की बात की थी, तब भी मैंने जो है वो उसकी डेट लिखी. जब हम जो है अंडमान आइलैंडर की बात करेंगे तब भी जो है वो उसकी डेट लिखी जाएगी, 1992 ही है. ठीक है, तो 1922 सॉरी. ठीक है, तो उसके अंदर 1922 है. फिर उसके बाद इससे पहले जब हमने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी की बात की, वहाँ पे भी जो है वो डेट इम्पॉर्टेंट है. सो ये जो किताबें हैं ये इनकी डेट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं, बिकॉज ये किताबों ने आपके पास जो सोशल साइंसेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रेवोल्यूशन जो है वो लेके आए. सो दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो आपके पास आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक है, वो आपके पास जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन है और जो फील्ड वर्क ट्रेडिशन है उसके अंदर वो जो है वो जो रेवोल्यूशन लेके आई. जो आपके पास अंडमान आइलैंडर्स है, वो किताब जो है वो परमिटिव सोसाइटी के अंदर लॉज किस तरह से बनते हैं, टैबूज किस तरह से होते हैं, लीगल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर जो आपके पास प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर कैसे होती हैं, वो आपके पास उस चीज़ को उस किताब ने सबसे बहुत बखूबी जो है पहली बार उस किताब ने प्रॉपरली समझाया. उसी तरह से एंशिएंट सोसाइटी ने जो है वो कल्चरल कंपोनेंट्स को जो है वो पहली बार अलग अलग किया.
और एंशियंट सोसाइटी ये किताब थी, इट वाज आल्सो रेफर्ड बाय मार्क्स। मार्क्स ने भी जो है वो इस एंशियंट सोसाइटी की किताब को जो है वो रेफ़र किया, और मार्क्स ने जो है वो अपनी डायलेक्ट्रिक अप्रोच के अंदर एंशियंट सोसाइटी के रेफरेंसेस रखे हैं। ठीक है, तो एंशियंट सोसाइटी के अंदर जो आपके पास ये ईयर है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आपके पास असेंस क्या है इस थ्योरी का। थ्योरी का सेंस इस तरह से निकलता है दैट द कल्चर इट इवॉल्व्स इन स्टेजेस। जो कल्चर है वो स्टेजेस के अंदर इवॉल्व करता है, विच आर एसेंशियली सेम, दिस इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। कि आपके पास जो है वो साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पिछली वीडियो के अंदर भी, पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड क्या होती है। इन दी साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड व्हाट बेसिकली हैपन्स इज कि इंसान, चाहे वो आपके पास अफ्रीका के अंदर बैठा है, चाहे वो यूरोप के अंदर बैठा है, चाहे वो आपके पास एशिया के अंदर बैठा है, इंसान का जो सोचने का तरीका है वो एक जैसा होगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो कल्चरल पैरेलल्स, जिसकी वजह से आपके पास जो है वो कल्चरल पैरेलल्स जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो कल्चर है इट इवॉल्व्स इन दी स्टेजेस, और आपके पास जो ये पैटर्न है वो इट इज़ सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर ये जो पैटर्न है वो सेम रहता है। पूरी दुनिया के अंदर पहले जो है वो आपके पास प्रिमिटिव कल्चर आती है, प्रिमिटिव कल्चर जो है वो बारबेरिक के अंदर जो है तब्दील हो जाती है, बारबेरिक जो है फिर जो है वो सिविलाइजेशन के अंदर बन जाता है। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने जो है आपके पास जो एल.एच. मॉर्गन है, एल.एच. मॉर्गन ने प्रिमिटिव को अलग से जो है वो सब डिवाइड किया है, बारबेरिक को जो है वो अलग से सब डिवाइड किया है, आपके पास जो सिविलाइजेशन है उसको एक रखा है। ठीक है, प्रिमिटिव को जो है वो लोअर, मिडिल और अपर की तरह डिवाइड किया। लोअर प्रिमिटिव स्टेज, मिडिल प्रिमिटिव स्टेज, अपर प्रिमिटिव स्टेज। बारबेरिक को जो है वो अगेन लोअर बारबेरिक स्टेज, मिडिल बारबेरिक स्टेज, अपर बारबेरिक स्टेज। इस तरह से जो है वो उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड एवोल्यूशनरी स्कीम जो है वो आपके सामने रखी है। ठीक है, सो दिस इज द एवोल्यूशनरी स्कीम। जो सवाल हैं, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन वाले सवाल पूछे जाएं तो इस एवोल्यूशनरी स्कीम से जो है वो सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास सैवेजरी है। सैवेजरी को डिवाइड किया जाता है लोअर सैवेजरी, मिडल सैवेजरी एंड अपर सैवेजरी। इन द लोअर सैवेजरी यू हैव द फिशिंग एंड नट सबसिस्टेंस। फिशिंग एंड नट सबसिस्टेंस का मतलब क्या है कि इंसान जो है, देखिए अब यहाँ पे जो कल्चर है, कल्चर को अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, अगले स्लाइड के अंदर किनशिप, प्रॉपर्टी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन जो है वो अगले स्लाइड के अंदर करेंगे। किनशिप, प्रॉपर्टी और किन जो है आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो आपके पास डिवीजन होता है। पहले वो कल्चर को डिवाइड कर लेते हैं, फिर आपके पास जो है वो लोअर परमिटिव कल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी हुई वो बताते हैं, मिडल के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी हुई वो बताते हैं, फिर आपके पास अपर के अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी है वो बताते हैं। इस तरह से इन चीज़ों को जो है वो बताने की जो प्रक्रिया है वो आपके पास जो है वो चलती रहती है। सैवेजरी जो है वो लोअर के अंदर कौन सी जो है, विच काइंड ऑफ सैवेजरी इट इज़ प्रेजेंट, फिशिंग एंड नट सबसिस्टेंस इट इज़ प्रेजेंट। तो पहले आपके पास फिशिंग और नट सबसिस्टेंस जो है वो आती है, फिर उसके बाद जो है वो फायर का यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के अंदर आजकल हो रहा है। फिर उसके बाद आपके पास बो एंड एरो आती है, जैसे आपके पास पॉलिनेशियन सोसाइटी के अंदर आई। फिर जो है वो सैवेजरी इट इवॉल्व्स इनटू बारबेरिज्म। फिर आपके पास बारबेरिज्म, लोअर बारबेरिज्म के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपके पास पॉटरी का यूज़ जो है वो शुरू हो जाता है। एग्रीकल्चर जैसे आजकल जूनी रेड इंडियंस के अंदर हो रहा है, पॉटरी का यूज़ जैसे वो जो है वो इरोकोज रेड इंडियंस के अंदर होता था, आजकल नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास जो बारबेरिज्म है इट गोज इनटू द मिडल बारबेरिज्म। इन द मिडल बारबेरिज्म यू हैव द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स।
इन दी ओल्ड वर्ल्ड के अंदर जो है वो कहते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स वो शुरू हो जाता है। और जो न्यू वर्ल्ड है उसके अंदर जो है वो आपके पास मेज कल्टीवेशन जो है वो शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद अपर बारबेरिज्म के अंदर जो है वो आयरन टूल्स जो हैं वो यूज़ होने शुरू हो जाते हैं। फिर आपके आयरन टूल्स जो हैं दे आर वेरी इफेक्टिव, तो आपका जो है वो बारबेरिज्म इट डेवलप्स इनटू सिविलाइजेशन, तो वो जो है वो सिविलाइजेशन में डेवलप हो जाता है। और सिविलाइजेशन के अंदर जो है देयर इज़ अल्फ़ाबेट राइटिंग और अल्फ़ाबेटिक राइटिंग, ठीक है। तो आप जो है वो अपने थॉट्स को एक पेपर के अंदर लिख सकते हो, किताब जो है वो आप छाप सकते हो। तो जब आप किताब छाप सकते हो तो किताब जो है वो आपका जो भी नॉलेज है वो जो है वो आगे ले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका आपके पास जो है वो एवोल्यूशन वो शुरू हो जाता है, एवोल्यूशन जो है वो होता है। फिर उसके बाद बात आती है मैरिज की। मैरिज का एवोल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है। सैवेजरी के अंदर चाहे वो आपके पास अपर है, चाहे वो मिडल है, चाहे वो लोअर है, आपके पास जो एवोल्यूशन है इट इज़ ऑलवेज मैरिज का एवोल्यूशन। मैरिज का एवोल्यूशन है आपके पास जो है वो ग्रुप मैरिजेस हो रही हैं। नाउ व्हाट आर द ग्रुप मैरिजेस, ठीक है। ग्रुप मैरिजेस के अंदर क्या होता है, लेट से देयर आर टू ग्रुप्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए की लड़कियां जो है वो ग्रुप बी के अंदर जाती हैं, ग्रुप बी की जो लड़कियां हैं वो ग्रुप ए के अंदर जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप ए की जो सारी लड़कियां हैं वो ग्रुप बी के सारे मेल्स, जितनी भी आपके पास लड़कियां हैं वो ग्रुप बी के जो सारे मेल्स हैं उनके साथ शादी करती हैं। बेसिकली देयर इज जो आपके पास प्रॉम्सिक्यूटी है वो यहाँ पे रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बार्बरिज्म के अंदर आते हो, बार्बरिज्म में जो है वो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय पेयरिंग, पेयरिंग के अंदर क्या होता है। इन द पेयरिंग व्हाट हैपन्स इज कि आपके पास एक हस्बैंड है और आपके पास जो है वो एक वाइफ। ये जो आपके पास मैरिज का कंसेप्ट है, जो आपके पास मैरिज का कंसेप्ट है, मैरिज का कंसेप्ट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि हस्बैंड को जो है वो ये पता लगना शुरू हो जाता है कि ये मेरी वाइफ हैं या फिर ये मेरी वाइफ्स हैं। सो एक जो आपके पास बहुत लूज मैरिज का कंसेप्ट है वो आपके पास जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद पेयरिंग के बाद जो है वो आपके पास मोनोगैमी आ जाती है। मोनोगैमी कब आ जाती है, जब एक हस्बैंड जो है वो एक वाइफ को जो है वो ओन करना शुरू कर देता है, ठीक है। एक वाइफ को जो है वो एक ही वाइफ के साथ जो है वो शादी करना शुरू कर देता है। पेयरिंग के अंदर जो है आपके पास देयर इज जस्ट अ सेंस ऑफ मैरिज, ठीक है। आपके पास जो है वो पोलीगैनी वगैरह होती है, पोलीगैनी भी होती है, पोलीएंड्री भी होती है, बट देयर इज अ सेंस ऑफ मैरिज। वो सेंस ऑफ मैरिज कैसे डेवलप होती है, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से। देखिए सैवेजरी के अंदर आपको हंटिंग गैदरिंग करनी है, तो हंटिंग गैदरिंग जो है वो आप अगर हंटिंग करनी है तो स्मॉल गेम हंटिंग जो है वो आप कुछ लोग जो है वो मिलके स्मॉल गेम हंटिंग जो है वो कर सकते हो। फिशिंग आपने करनी है, फिशिंग आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग मिलेंगे, फिशिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे जो है वो आपके पास एक प्रॉपर मोनोगैमस फैमिली या फिर पॉलीएंड्रस फैमिली, पॉलीगैमस फैमिली की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मिलेंगे और अपना जो है वो अपना खर्चा पानी जो खाना पीना है वो चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बात जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो बिगड़ने लगती है। बात एग्रीकल्चर में कैसे बिगड़ने लगती है, वहाँ पे देयर यू सी कि आपके पास जो है वो एक प्राइवेट ओनरशिप जो है वो डेवलप हो जाती है। और एग्रीकल्चर के अंदर जो है इट इज़ लेबर इंसेंटिव, लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास एग्रीकल्चर जो है वो लेबर इंटेंसिव होता है। तो आपकी जो फैमिली है वो एक लेबर की तरह जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर वो काम करती है। बिकॉज इन दी एग्रीकल्चर यू नीड लेबर, लेबर की ज़रूरत है आपको, आपको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो क्योंकि आपको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, आपको लेबर की ज़रूरत है, तो ड्यू टू दिस लेबर इंटेंसिटी जो आपके पास ये एग्रीकल्चर है उसकी वजह से आप जो है वो फैमिली और हाउस होल्ड
इसका कंसेप्ट जो है वो आपके पास बनना स्टार्ट होता है। तो एक सेंस ऑफ मैरिज वो जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों की अब ज़रूरत है, बच्चे जो है वो लेबर का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक सेंस ऑफ हाउस होल्ड वो जो है और एक सेंस ऑफ मैरिज जो है वो पेयरिंग के अंदर जो है वो आपके पास बननी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो घर के बाहर जो है वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर नहीं आ सकते। यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी। यहाँ पे पेयरिंग के अंदर जो है खास करके मिडल और लोअर के अंदर जो हैं वो, जब आपके पास संडासमियन फैमिलीज जो होती हैं, इन दी संडासमियन फैमिलीज जो वीमेन हैं दे आर ऑल्सो फ्री टू हैव द सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। ठीक है, इट इज़ इन दी पैट्रियार्चिकल फैमिली। पैट्रियार्चिकल फैमिली के अंदर अपर बार्बरिज्म के अंदर होता है कि आपके पास जो है वो मेल जो है वो बाहर जो है वो संबंध बना सकता है किसी के साथ, फीमेल जो है वो संबंध नहीं बना सकती। ठीक है, फिर अब जो है वो हम आते हैं फैमिली के ऊपर। ठीक है, मैरिज इज क्लियर कि जो है वो पहले ग्रुप मैरिजेस हुई, फिर पेयरिंग हुई, फिर आपके पास जो है वो मोनोगैमी स्टार्ट हो गई। अब बात आते हैं हम फैमिली के ऊपर। फैमिली के अंदर पहले जो है वो आपके पास कंसेंग्यूइन फैमिली डेवलप हुई विद इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ वाली कंसेंग्यूइन फैमिली स्टार्ट हुई। कंसेंग्यूइन फैमिली का कंसेप्ट क्या है? लेट से आपके पास जो है, लेट से दिस इज दी, ये आपके पास एक लेडी है, दिस इज दी गर्ल, और उसका जो आपके पास संबंध हैं वो बहुत सारे मेल्स के साथ हैं, बहुत सारे मेल्स के साथ इसके जो है वो संबंध हैं। नाउ शी इज हैविंग विजिटिंग हस्बैंड्स। ठीक है, दे आर नोन एज द विजिटिंग हस्बैंड्स। ठीक है, इनको हम विजिटिंग हस्बैंड्स कहते हैं। अब इनके जो है वो विजिटिंग हस्बैंड्स हैं। अब इसको पता नहीं होगा कि जो इसका बच्चा जो पैदा होने वाला है, या फिर जो है वो बेटा या बेटी कोई भी पैदा होने वाली है, उसका फादर कौन है। ना ही इसको पता होगा कि इसका फादर कौन है। बायोलॉजिकल फादर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन उसको जो है वो मदर के बारे में जो है वो पता होगा। तो आपके पास एक ब्लड रिलेशन के ऊपर, ब्लड रिलेशन के ऊपर एक जो है वो फैमिली का कंसेप्ट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास जो है जो सबसे पहली फैमिली जो आपके पास मॉर्गन कहते हैं, वो जो है वो मदर और चाइल्ड की फैमिली जो है वो आपके पास सबसे पहली फैमिली जो है वो फैमिली बनी होगी। ठीक है, दैट इज नोन एज द कंसेंग्यूइन फैमिली। उसको हम कंसेंग्यूइन फैमिली कहते हैं इंसिस्ट के साथ। जब इंसिस्ट जो है वो प्रोहिबिट हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपके पास जो है वो इंसिस्ट ड्यू टू मैनी रीजंस। ठीक है, दैट रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दी फैमिली चैप्टर। उन रीजंस को हमने फैमिली चैप्टर में डिस्कस कर लिया। तो फिर आपके पास जब इंसिस्ट पैदा हो जाता है, तो इंसिस्ट पैदा होने की वजह से आपके पास जो है वो पुनालुअन फैमिली जो है वो डेवलप हो जाती है। तो पुनालुअन फैमिली जो है वो सैवेजरी के अंदर आपके पास जो है वो डेवलप्ड रहती है। ठीक है, पुनालुअन फैमिली डेवलप हो गई। ठीक है, पुनालुअन फैमिली के अंदर अभी भी यही है कि जो मैरिज है इट इज़ वेरी लूज, बहुत लूज मैरिज है। रादर मैरिज का कोई प्रॉपर जो है वो कंसेप्ट नहीं है, डेवलप्ड कंसेप्ट मैरिज का नहीं है। बट इन दी पुनालुअन फैमिली बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो इकट्ठा हो गई हैं ऑन दी बॉन्ड ऑफ सिस्टरशिप के बॉन्ड के ऊपर, या फिर जो है वो लाइकनेस के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स और उनके जो बच्चे हैं वो आपके पास जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज दी मैट्रियार्कल और मैट्रीलोकल होल्डर्स। तो आपके पास मैट्रीलोकल होल्डर्स का मतलब क्या है कि मदर की प्लेस में जो सन्स हैं वो रह रहे हैं। तो मैट्रीलोकल होल्डर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी भी आपके पास जो है इन फीमेल्स के साथ मेट करने के लिए बाहर से विजिटिंग हस्बैंड्स आ रहे हैं। ये भी इनके जो सन्स भी हैं वो भी जो है वो बाहर जा रहे हैं। प्रॉपर आपके पास जो है वो मैरिज का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पास जब एग्रीकल्चर डेवलप होती है तो मैरिज का कंसेप्ट जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। मैरिज का कंसेप्ट जो है वो आता है संडासमियन फैमिली के अंदर। इन दी संडासमियन फैमिली आपके पास मैरिज का कंसेप्ट अब कैसे आता है? बिकॉज नाउ यू नीड एक्सक्लूसिव लेबर।
आपको एक्सक्लूसिव लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास ओनरशिप का एक जो है वो कंसेप्ट आ गया है। एग्रीकल्चर के साथ मॉर्गन कहते हैं कि पहली बार ओनरशिप का कंसेप्ट आया कि ये खेत मेरा है, ये खेत तेरा है, ये खेत उसका है। अब अगर ओनरशिप का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, आपके खेत में ऑब्वियसली आपकी लेबर ही काम करेगी। आपकी लेबर कौन है? आपकी वाइफ है और आपके चिल्ड्रन हैं। तो अब आपको एक हाउस होल्ड बनाना पड़ेगा, प्रॉपर एक हाउस होल्ड का जो है वो डेवलपमेंट जो है वो इसके साथ शुरू हो गया। तो प्रॉपर जब आपके पास एक हाउस होल्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, देन आपके पास उसी के साथ जो है, जब जो दो लोग कोहैबिलेशन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे फॉर दी पर्पज ऑफ सब्सिस्टेंस, जो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे थे, उनके बीच में एक हल्का सा जो है वो अंडर डेवलप्ड मैरिज का कंसेप्ट जो है वो बन गया। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों, एक हस्बैंड का वाइफ की सेक्सुअलिटी के ऊपर हक है और वाइफ का हस्बैंड की सेक्सुअलिटी के ऊपर हक है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे इन जो मैन ने धीरे धीरे जो है वो पूरा का पूरा जो ओनरशिप का कंसेप्ट था वो अपने हक में करना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, मैन ने धीरे धीरे जो है वो अपर बार्बरिज्म की तरफ जाते जाते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को हथिया लिया, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन को हथिया लिया, आपकी जो ओनरशिप का कंसेप्ट है उसको हथिया लिया। तो इस तरह से मैन जो है वो आपके पास फैमिली में जो है वो सबसे ऊपर आ गया। तो जब मैन जो है वो फैमिली के जो मेल्स हैं, जब वो जो है वो फैमिली के सबसे ऊपर आ गया, तो मैन ने जो है वो खुद तो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अपने बाहर रखने बंद नहीं किए, लेकिन फीमेल्स को कह दिया कि आप जो है वो बाहर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर जो है वो आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है वो पैट्रियार्चिकल फैमिली का फॉर्मेशन जो है वो अपर बार्बरिज्म में जो है वो आपको दिखाई देता है कि जो मेल्स हैं वो तो बाहर सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं, फीमेल्स के ऊपर जो है वो रोक रखी गई है। फिर उसके बाद आपके पास मॉर्गन कहते हैं कि सिविलाइजेशन के अंदर ये होता है कि आपके पास जो मेल्स हैं, जो पावरफुल मेल्स हैं, पावरफुल मेल्स तो बहुत सारी फीमेल्स के साथ शादी कर लेते हैं, सेक्सुअल संबंध के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो आपके पास जिनके पास लैंड कम होती है वो जो है वो नीचे दबे रह जाते हैं। तो एक सोसाइटी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि आपके पास जो मैरिज होगी वो मोनोगैमस होगी, कि जो पावरफुल मेल्स हैं वो जो बाकी फीमेल्स हैं उनको छोड़ देंगे बाकी मेल्स के लिए, कम से कम हर कोई जो है, हर किसी की जो है वो मैरिज हो जाए। सो इस तरह से जो है वो आपके पास इन दी सिविलाइजेशन स्टेज एल.एच. मॉर्गन कहते हैं कि मोनोगैमी का डेवलपमेंट जो है वो आपके पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही आप इन्हीं चीज़ों को जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के और प्रॉपर्टी के अंदर भी जो है वो आप कवर कर सकते हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। किनशिप के अंदर पहले क्लासिफिकेटरी किनशिप रहती है। किनशिप चैप्टर के अंदर आप इन चीज़ों को जो है वो देखोगे कि क्लासिफिकेटरी का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मामा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, मामा को आप मामा ही कहते हो, वो है क्लासिफिकेटरी। मामा का मतलब बहन, आपकी जो मदर है उसका भाई। उसके अंदर जो है वो आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन देयर, कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं है छोटे या बड़े होने की। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इन दी डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी और दी डिस्क्रिप्टिव किनशिप क्लासिफिकेशन, जैसे आपके पास चाचा और ताया है, चाचा और ताया जो है वो आपके पास प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, दोनों के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ द एज के बेसिस के ऊपर जो है वो दोनों के बीच में जो है वो एक डिस्टिंक्शन रखी गई है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव। ओके, फिर उसके बाद आपके पास आती है जो, जब तक आपके पास जो है वो सैवेजरी रहती है, जब तक आपके पास जो है वो सैवेजरी रहती है, तो सैवेजरी में जो प्रॉपर्टी है वो फीमेल लिंक्ड रहती है। क्यों फीमेल लिंक्ड रहती है? क्योंकि आपके पास जो फैमिली है, फैमिली कौन सी है? कंसेंग्यून और पुनालुअन फैमिली। यहाँ पे सन्स को जो है वो सिर्फ अपनी मदर के बारे में पता है, तो जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है वो मदर के अराउंड ही रहेगी।
ठीक है, क्योंकि जो सन्स हैं या फिर डॉटर्स हैं वो किसके घर में रह रहे हैं, वो मदर के घर में रह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है वो फीमेल लिंक्ड प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, फिर आपके पास जो है जब दिस बिलोंग्स टू दी बार्बरिज्म और एग्रीकल्चर, जब आपके पास एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉपर्टी जो है वो मेल ओरिएंटेड, क्योंकि एग्रीकल्चर है, खेती का काम ज़्यादातर एल.एच. मॉर्गन कहते हैं कि जो मेल्स हैं वो संभालते हैं। तो प्रॉपर्टी का जो ओरिएंटेशन है, क्योंकि मेल हल जोत रहा है, तो प्रॉपर्टी का जो ओरिएंटेशन है वो मेल ओरिएंटेड रह जाता है, वो मेल के साथ जो है वो थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन मेल की तरफ जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद ये मेल ओरिएंटेड ही रहती है। फिर आपके पास मेल इनहेरिटेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेल इनहेरिटेंस के अंदर क्या है कि जो मेल्स हैं वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अब हल जोत रहे हैं। फिर धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो कब्जा है वो मेल ही करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर जो है वो टेरिटोरियलिटी इन दी सिविलाइजेशन, आपके पास प्रॉपर जो है वो टेरिटोरियलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेट, यहाँ पे स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपके पास जो है वो टेरिटोरियलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है, और जो प्रॉपर्टी है इट बिकम्स द मेल ओरिएंटेड एंड द मेल इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इट स्टार्ट फ्रॉम दी प्रॉमिसिक्यूअस बैंड्स, ये प्रॉमिसिक्यूअस बैंड से शुरू होती है। फिर आपके पास जो है सेक्शंस बनते हैं, फिर आपके पास सिब्स बनते हैं, मैट्री सिब्स बनते हैं। ठीक है, मैट्री सिब्स का मतलब क्या है कि मदर लिंक्ड जो आपके पास सिबलिंग्स हैं वो आपके पास इकट्ठा रहना स्टार्ट कर देती हैं, मदर लिंक्ड सिबलिंग्स। फॉर एग्जांपल नानी के साथ जितने भी आपके पास सिबलिंग्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठा रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, या फिर आपकी मदर के साथ लिंक्ड जितने भी सिबलिंग्स हैं उनकी संतानें हैं वो सारी की सारी जो है वो एक जगह के ऊपर रहना स्टार्ट कर देती हैं। फिर ये जो सिब्स हैं ये इकट्ठा होते हैं और आपके पास फ्रेटरीज बन जाती हैं, थोड़ा सा और वाइड हो जाता है। फ्रेटरीज दे कंबाइन टू बिकम द ट्राइब, ट्राइब्स दे कंबाइन टू बिकम द कॉन्फेडरेशन। तो बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और कहती हैं क्यों ना एक यूनाइटेड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और उन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हम कहते हैं कन्फेडरेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल लच्छीवी कॉन्फेडरेशन इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जब आप महाजनपदास वगैरह करोगे तो उनके अंदर आपको ट्राइबल कन्फेडरेशंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कन्फेडरेशंस बननी शुरू हो जाती हैं। फिर आपके पास कन्फेडरेशंस, जब आपके पास टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जब आपके पास प्रॉपर अल्फ़ाबेट आ जाता है, जब आपके पास आयरन टेक्नोलॉजी आ जाती है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, तब आपके पास ये कन्फेडरेशन जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं और आपके पास जो स्टेट है, कंट्री है, टाउनशिप्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, ये एल.एच. मॉर्गन की बहुत ख़ास बात है कि एल.एच. मॉर्गन ने कल्चर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, टेक्नोलॉजी में, मैरिज में, फैमिली में, किनशिप में, प्रॉपर्टी में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में। एल.एच. मॉर्गन ने जो है वो इनको डेवलप किया है। जब एल.एच. मॉर्गन इन चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करते हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देम, तो उनको समझना जो है वो आपके पास ईजी हो जाता है। और एल.एच. मॉर्गन ऐसे पहले आपके पास एवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने कल्चर को इस तरह से साइंटिफिकली विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव मेथडोलॉजी और कंपैरेटिव मेथड कल्चर को जो है वो डिवाइड करके पढ़ा है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? द यूज ऑफ द टर्म्स लाइक बार्बरिज्म, सैवेजरी, दे आर अनएथिकल। ठीक है, आजकल ऐसे टर्म्स को किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ना या फिर जो है वो किसी कल्चर के साथ जोड़ना जो है वो सही नहीं है। सो ही सेड दैट द सिविलाइजेशन इट स्टार्टेड इन द न्यू वर्ल्ड, जो सिविलाइजेशन है वो न्यू वर्ल्ड के अंदर शुरू हुआ, लेकिन आपके पास जो है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं ये सेंट्रल एशिया के अंदर जो है वो शुरू हुआ है। इवन द एग्रीकल्चर इट ऑल्सो स्टार्टेड इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, सो एज़टेक्स दे यूज द आयरन टूल्स, बट उनका स्टेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, दे वर ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका जो है वो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन वो आयरन टूल्स जो है वो यूज़ करते थे। तो लेकिन इन्होंने क्या कहा, आयरन टूल जो है वो कौन यूज़ कर रहे हैं, वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है।
हवाइन सोसाइटी जो है इट इज़ इन द सिविलाइजेशन स्टेज, बट स्टिल दे आर यूजिंग द क्लासिफिकेटरी सिस्टम्स, दे आर नॉट यूजिंग द डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्मिनोलॉजी, तो वो डिस्क्रिप्टिव सिस्टम्स को यूज नहीं कर रहे। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म, ये इनके जो है वो क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने एवोल्यूशनरी स्कीम जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी दे दी, लेकिन अगर हम एथनोग्राफिक सब्सटेंस को देखें, लेकिन अगर हम एथनोग्राफिक ग्राउंड्स को देखें, तो एथनिक जो आपके पास एथनोग्राफिक ग्राउंड्स हैं वो आपके पास जो हैं वो अलग कुछ कहानी बताते हैं, और आपके पास इनकी जो थ्योरी है वो अलग चली जाती है। जैसे आपके पास हवाइन सोसाइटी के अंदर है, हवाइन सोसाइटी के अंदर इनकी माने तो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होने चाहिए, लेकिन हवाइन सोसाइटी के अंदर क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजीज हैं। एज़टेक्स के अंदर इनकी माने तो वो जो है वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन एज़टेक्स जो थे वो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। इनकी माने तो आपके पास जो है वो सिविलाइजेशन को न्यू वर्ल्ड के अंदर शुरू होना चाहिए था, लेकिन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग जो है वो सेंट्रल एशिया के अंदर हो जाता है। सो आपके पास जो एथनोग्राफिक सब्सटेंस है वो अलग जा रहा है, और आपके पास जो इनकी थ्योरी है वो अलग चली जाती है। ठीक है, सो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द एल.एच. मॉर्गन। बट एल.एच. मॉर्गन की जो सबसे खास बात है वो है उनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी, और इसी एवोल्यूशनरी थ्योरी से जो है वो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये सवाल जो है वो इनकी एवोल्यूशनरी थ्योरी से पूछा गया था। हाउ डिड मॉर्गन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ, जस्ट गिव मी अ सेक, जैसे ये, हाउ डिड मॉर्गन एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ मैरिज, फैमिली एंड द सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हाउ डिड का मतलब क्या है, सबसे पहले आपने जो है इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू हैव टू राइट द वर्क, मॉर्गन ने जो है वो कौन सा काम लिखा। ठीक है, तो आपको जो है वो इंट्रोडक्शन के अंदर इनके वर्क के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद जो है अप्रोच के बारे में लिखना है कि मॉर्गन की अप्रोच क्या थी। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, पहले आप जो है वो इंट्रो करोगे। इन द इंट्रो यू विल राइट अबाउट द वर्क ऑफ द मॉर्गन, मॉर्गन ने कौन सा काम लिखा। ठीक है, सो फिर जो है वो आप बॉडी के अंदर जो विशेष चीज़ें हैं, ठीक है, देखिए इसी तरह से ही एग्जामिनर आपका ब्लूप्रिंट बनाता है, इसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। जब हमें पेपर्स चेक करने होते हैं तो पहले क्वेश्चन पेपर आता है, तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर या फिर हम जो है वो एक शीट लेके जो है वो उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स भी यही काम करते हैं कि एक शीट ली जाती है, बाकियों के साथ कंसल्ट किया जाता है और एक जो है वो ब्लूप्रिंट बना लिया जाता है। ब्लूप्रिंट के अंदर ये लिखा जाता है कि क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या मापदंड है, किस तरह से आपको जो है वो आंसर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे जो है वो कंटेंट लिख लिया जाता है कि कौन कौन सा कंटेंट कहाँ कहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू हैव टू राइट द वर्क कि मॉर्गन का काम कौन सा था, जिसके अंदर जो है वो मॉर्गन ने अपनी एवोल्यूशनरी स्कीम को समझाया है। फिर उसके बाद जो है वो आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर सबसे पहले जो है वो आपको मॉर्गन की अप्रोच के बारे में बताना है कि मॉर्गन की जो अप्रोच थी वो क्या थी। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास मॉर्गन की जो एवोल्यूशनरी स्कीम है, एवोल्यूशनरी स्कीम किसकी, मैरिज की, मैरिज की एवोल्यूशनरी स्कीम बताइए। मैरिज की एवोल्यूशनरी स्कीम, पीरियड्स लिखिए और आपके पास मैरिज किस तरह से डेवलप हुई है उसके बारे में लिखिए। फिर आपके पास कौन सी है, फैमिली। ठीक है, फैमिली की स्कीम बताइए। ठीक है, तो हो जैसे भी आप लिखना चाहते हैं हॉरिजेंटली वर्टिकली बना सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। फिर आप जो है वो पॉलिटिकल और दी सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी स्कीम जो है वो आप बना दीजिए। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो आपको पहले क्वेश्चन को जो है वो आपको लिखना है। ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन, हाउ डिड द एवोल्यूशनिस्ट अदर एवोल्यूशनिस्ट डिसएग्रीड। तो इट इज़ अगेन कंपैरिजन विद द न्यू एवोल्यूशनिज्म, ये फिर से जो है वो इनका न्यू एवोल्यूशनिज्म के साथ कंपैरिजन है। ठीक है, सो यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन को आप रखिए। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आप क्वेश्चन को देखिए एंड प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन, इसको लिखिए एंड यू कैन सेंड इट ऑन दिस नंबर। आप यहाँ पे भेज सकते हैं या फिर जो है वो आप O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर जाइए, O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबमिट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द सेशन, थैंक यू।